आज हम चैप्टर नंबर 2 को वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहां से हमने लास्ट टाइम छोड़ा था। और आप जानते हैं कि हम लोग आजकल स्टडी कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 स्केलर्स एंड वेक्टर्स में टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो चलते हैं बाकायदा पर टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की तरफ एक बार जरा रिकॉल करते हैं कि कौन कौन सी टाइप्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में हम लोगों ने कुछ फंडामेंटल टाइप्स के हवाले से बात की थी, और जिनमें हमने पहले तो डिस्कस किया था पैरेलल वेक्टर्स को, और फिर हमने बात की थी एंटी पैरेलल वेक्टर्स की, फिर हमने बात की थी यूनिट वेक्टर की, फिर हम आज जो कंटिन्यू करेंगे यूनिट वेक्टर के बाद उसमें कुछ आगे की टाइप्स होंगी, मतलब इक्वल वेक्टर्स, फ्री वेक्टर्स, नल वेक्टर, पोजीशन वेक्टर्स। तो हम चूंकि बात कर चुके थे यूनिट वेक्टर तक, तो आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर से क्या मुराद होती है, इसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ टू वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शंस, मैग्नीट्यूड एंड यूनिट्स आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स। अगर फर्स्ट कर लीजिए आपके पास दो वेक्टर क्वांटिटीज ए और बी हैं और उनकी डायरेक्शन भी सेम है, उनका मैग्नीट्यूड भी सेम है, और डेफिनेटली अगर उनके यूनिट भी सेम है तो वो क्या कहलाएंगे, इक्वल वेक्टर्स कहलाएंगे। मतलब फर्स्ट कर लीजिए कि आप कोई वेलोसिटी ड्रॉ करते हैं, फर्स्ट कर लेते हैं कुछ इस तरह से कि आपने कोई वेलोसिटी है जो आपने ड्रॉ की है राइट डायरेक्शन में, किसी बॉडी की वेलोसिटी आपने राइट डायरेक्शन में ड्रॉ कर दी, और ये वेलोसिटी कितनी है, सपोज कर लेते हैं ये वेलोसिटी है 5 और यूनिट क्या हो गया इसका, मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, ये हो गया 5 मीटर पर सेकेंड किसी बॉडी की वेलोसिटी। आप इसी डायरेक्शन में एक दूसरी बॉडी की वेलोसिटी ड्रॉ कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर कुछ इस तरह से, और ये वेलोसिटी भी कितनी है 5 और इसका यूनिट भी क्या है, मीटर पर सेकेंड। तो देखिए यहाँ पर डायरेक्शन भी सेम हो गई, मैग्नीट्यूड भी सेम हो गया और यूनिट भी सेम हो गया। कैसे, जरा गौर करें। ये हो गया आपके पास इसका मैग्नीट्यूड, देखें 5 और यहां पर भी क्या 5, तो मैग्नीट्यूड सेम है। फिर आप देखिए आगे यूनिट मीटर पर सेकेंड, तो यहां पर भी क्या लिखा हुआ है, मीटर पर सेकेंड, यूनिट भी सेम है। और डायरेक्शन देखिए, तो डायरेक्शन क्या, राइट, ये रही डायरेक्शन राइट, यहां पर भी देखें दूसरी वाली बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन भी राइट, तो तीनों ही चीजें सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं डायरेक्शन भी सेम है और यूनिट भी सेम है। मैग्नीट्यूड 5, यूनिट मीटर पर सेकेंड ये भी सेम है, और डायरेक्शन राइटवर्ड ये भी सेम है। तो ये दोनों वेक्टर्स क्या कहलाएंगे, इक्वल वेक्टर्स। अगर फर्स्ट कर लीजिए आप एक बॉडी की वेलोसिटी ले रहे किलोमीटर पर आवर में और दूसरी बॉडी की वेलोसिटी ले रहे मीटर पर सेकेंड में, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है यानी 5 है, बट यूनिट सेम नहीं है, तो क्या ये इक्वल होंगे, नहीं होंगे। किलोमीटर पर आवर को जब आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो ज़ाहिर कुछ और फिगर आपको हासिल हो जाएगा, मैग्नीट्यूड पूरा का पूरा तब्दील हो जाएगा, तो वो इक्वल नहीं होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि दो वेक्टर्स सिर्फ और सिर्फ उस वक्त इक्वल होते हैं जब उनकी डायरेक्शन भी सेम हो, उनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और उनके यूनिट भी सेम हो। इक्वल वेक्टर्स may start at different positions. Note that when the vectors are equal, the directed line segments are parallel. जो इक्वल वेक्टर्स होते हैं वो किसी भी पॉइंट से स्टार्ट हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि पॉइंट जो है उनके वो सेम ही सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हो, कहीं से भी सेम हो सकते हैं। अब इसका क्या मतलब है, इसको समझते हैं। फर्स्ट कह दीजिए कि एक वेक्टर क्वांटिटी मैंने इस डायरेक्शन में ड्रॉ की है, ठीक है ना, ये दूसरी वेक्टर क्वांटिटी भी इसी डायरेक्शन में ड्रॉ की है, लेकिन देखें दोनों का जो पॉइंट है स्टार्टिंग पॉइंट वो अलग अलग है। एक कहां से स्टार्ट हो रहा है, एक स्टार्ट हो रहा है यहां से, ये का स्टार्टिंग पॉइंट ये है, ठीक है ना, जबकि दूसरे वाले का स्टार्टिंग पॉइंट ये है। लेकिन दोनों की लेंथ का मतलब याद कीजिए मैंने क्या बताया था, मैग्नीट्यूड। फिर दोनों की डायरेक्शन सेम है, और अगर दोनों एक ही सिस्टम में लिए गए तो दोनों का यूनिट भी सेम होगा, बट स्टार्टिंग पॉइंट दोनों के क्या है, अलग अलग है। यहाँ वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट जिसकी हम बात कर रहे हैं, एक स्टार्टिंग पॉइंट ये रहा, दूसरा स्टार्टिंग पॉइंट ये है, दोनों अलग है। इससे पहली वाली डायग्राम में जो बात मैंने आपको समझाई है, तो वहां पर दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट तकरीबन सेम है, यहां आप देख सकते हैं, लेकिन यहां पर अलग हो गए। तो लिखा हुआ है इक्वल वेक्टर्स में स्टार्ट एट डिफरेंट पोजीशंस,
ठीक है, डिफरेंट पोजीशन से स्टार्ट हो सकते हैं। पॉइंट अगर चेंज हो गया इट मींस पोजीशन चेंज हो गई, ये पोजीशन अलग हो गई, ये पोजीशन अलग हो गई। नोट व्हेन द वेक्टर्स आर इक्वल द डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट्स आर पैरेलल। अगर वेक्टर सेम होंगे तो जो लाइन सेगमेंट होंगे वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे। सबसे पहले टाइप हमने पढ़ी थी पैरेलल वेक्टर्स, तो वहां पर आपने डायरेक्शन के लिहाज से पैरेलल को बताया था कि वो कोलिनियर भी हो सकते हैं और साइड बाय साइड भी हो सकते हैं। तो यहां पर देखिए कुछ इस तरह की सूरत हाल नजर आ रही है। तो इक्वल वेक्टर के बारे में आप रिकॉल कर दीजिए, सेम डायरेक्शन होगी, मैग्नीट्यूड होगा और सेम यूनिट होगी, तो दो वेक्टर्स उसी वक्त इक्वल कहलाएंगे। अब देखिए यहां पर ये जो डायग्राम अब आपको नजर आ रही है, इस डायग्राम को देखें तो इस डायग्राम में आपको यहां पर वेक्टर ए और वेक्टर बी का कॉम्बिनेशन दिखाया गया है। ठीक है ना, वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो कॉम्बिनेशन आपको यहां पर नजर आ रहा है वो किस तरह से है उसको एनालाइज करते हैं डायग्राम डेफिनेशन को ध्यान में रखते हुए। ये देखिए ये है वेक्टर ए, तो उसके बिल्कुल साथ एक वेक्टर है ये रहा। इसी तरीके से ये वाला है वेक्टर बी जो ब्राउन कलर से नजर आ रहा है, इसके बिल्कुल पैरेलल देखें, बिल्कुल पैरेलल यहां लिखा हुआ था जो अभी थोड़ी देर पहले हमने बात डिस्कस की, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट्स आर पैरेलल। तो देखिए ये वेक्टर बी है ब्राउन कलर में, इसके बिल्कुल पैरेलल देखिए ये वेक्टर बी है। अब दोनों की लेंथ देखिए, दोनों की लेंथ यानी कि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो गया सेम, दोनों की डायरेक्शन भी देखिए, दोनों की डायरेक्शन भी क्या है सेम, और अगर सेम सिस्टम में लिए गए तो यूनिट भी इनका सेम होगा। तो ये दोनों क्या होगा इक्वल वेक्टर, वेक्टर बी यहां पर है, एक वेक्टर बी यहां पर है। फिर इसी तरह से देखिए वेक्टर है ये रहा जो कि आपको ब्लू कलर में नजर आ रहा है, ये वेक्टर ए की टेल हो गई। इसी तरीके से इसके बिल्कुल पैरेलल देखिए तो एक वेक्टर ए ये रहा। ठीक है ना, अब देखिए दोनों के स्टार्टिंग पोजीशन डिफरेंट है, ठीक है ना, एक की स्टार्टिंग पोजीशन ये है, दूसरे की स्टार्टिंग पोजीशन ये है, लेकिन दोनों की लेंथ यानी कि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है सेम, और दोनों का डायरेक्शन भी क्या है सेम, और अगर दोनों सेम सिस्टम में ड्रॉ किया गया तो दोनों का यूनिट भी सेम हो जाएगा। इस लिहाज से ये दोनों वेक्टर्स क्या कहलाएंगे इक्वल वेक्टर्स कहलाएंगे, क्योंकि इनकी डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, और सिस्टम ऑफ यूनिट के लिहाज से यूनिट भी क्या होगा सेम। इन दोनों का रिजल्टेंट यहां पर ग्रीन लाइन से दिखा दिया गया है। ठीक है ना, a प्लस बी या फिर b प्लस ए, ये रिजल्टेंट a प्लस बी या b प्लस ए कैसे बना इसको हम आगे चल के मजीद डिस्कस कर लेंगे हेड टू टेल रूल के लिहाज से। अब नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर क्या होते हैं, फ्री का मतलब हो गया आजाद, ठीक है ना, फ्री आजाद, आप कहीं पर भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो डेफिनेशन देखते हैं, लिखा हुआ है अ वेक्टर विच कैन बी डिस्प्लेस्ड पैरेलल टू इटसेल्फ। कोई भी ऐसा वेक्टर जिसको उसके पैरेलल कहीं पर भी ड्रॉ किया जा सकता है, एंड अप्लाइड एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर उसको अप्लाई किया जा सकता है, इज नोन एज फ्री वेक्टर, उसको कहा जाता है फ्री वेक्टर। कोई भी ऐसा वेक्टर जिसको उस वेक्टर के पैरेलल डिस्प्लेस किया जा सके, पैरेलल का मतलब क्या हो गया सेम डायरेक्शन, इनटू द सेम डायरेक्शन आप उसको डिस्प्लेस कर सकते हैं, और किसी भी पॉइंट पर अप्लाई कर सकते हैं, तो उसको कह दीजिएगा फ्री वेक्टर। अ फ्री वेक्टर कैन बी स्पेसिफाइड बाय गिविंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड एनी टू ऑफ द एंगल्स बिटवीन द वेक्टर एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक फ्री वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड के जरिए स्पेसिफाई किया जाता है, और दो एक्सिस, एक हो गया फर्स्ट कर लीजिए एक्स एक्सिस, एक हो गया वाई एक्सिस सपोज कर दीजिए, तो वेक्टर के जो भी दो एंगल बनेंगे एक्स और वाई के लिहाज से उसमें से किसी भी एक एंगल को लेकर आप इसको स्पेसिफाई कर सकते हैं। इन 3 डायमेंशन, 3D का मतलब यहां पर 3 डायमेंशन है, 3 डायमेंशन मींस अकॉर्डिंग टू लेंथ, विड्थ एंड हाइट, इट इज डिटरमाइंड बाय इट्स 3 प्रोजेक्शन ऑन एक्स वाई जेड एक्सिस। इसके प्रोजेक्शन की बुनियाद पर हम इसको डिटरमाइन कर सकते हैं। कैसे डिटरमाइन करते हैं आगे चल के हम इसको समझते हैं। यहां लिखा हुआ है अ वेक्टर दैट मेंटेन्स द सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिगार्डलेस ऑफ इट्स पोजीशन। पोजीशन कोई भी हो सकती है, लेकिन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए, ये खास बात है फ्री वेक्टर की। पोजीशन कोई भी हो सकती है, वो कैसे, वो अभी मैं आपको चल के समझाता हूं कि मिसाल के तौर पर ये एक वेक्टर है फर्स्ट कर लीजिए, और ये एक और वेक्टर है फर्स्ट कर लीजिए। अब मैंने क्या किया, ये जो पहला वाला वेक्टर था जिसको ग्रीन लाइन से ड्रॉ किया है, इसको इसके पैरेलल यहां पर अप्लाई कर दिया। डेफिनेशन देखिए तो इसमें लिखा हुआ है अ वेक्टर विच कैन बी डिस्प्लेस्ड पैरेलल टू इटसेल्फ। कोई भी ऐसा वेक्टर जिसको इसके पैरेलल डिस्प्लेस किया जा सके, हटा दिया जाए, मूव करवा दिया जाए, तो इस वेक्टर के बिल्कुल पैरेलल हमने क्या किया, यहां पर एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया।
ठीक है, इसको अप्लाई कर दिया यहाँ पर, तो ये क्या कहलाएगा, फ्री वेक्टर। आगे चले तो जो लाइट ब्राउन कलर से वेक्टर आपको नजर आ रहा है, इसको हमने ऐसे हटाया और इसको बिल्कुल पैरेलल आगे चल के ड्रॉ कर दिया। साथ में एक काम और भी किया, वो काम क्या है कि दोनों के टेल्स को आपस में कनेक्ट कर दिया है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे जो फीचर आपको नजर आ रहा है ग्रीन कलर से लिखा हुआ, अ वेक्टर दैट मेंटेन्स द सेम मैग्नीट्यूड, एक वेक्टर जो कि सेम मैग्नीट्यूड बरकरार रखता है, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, जितना यहाँ पर सपोज कर लीजिए उतना यहाँ पर है। इसी तरह से लाइट ब्राउन वाले वेक्टर का जितना मैग्नीट्यूड यहाँ पर है सपोज कर लीजिए उतना ही यहाँ पर है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड और दोनों की डायरेक्शन आप देखिए तो सेम है, पैरेलल, ठीक है ना। रिगार्डलेस ऑफ इट्स पोजीशन, पोजीशन चेंज है, पहले दोनों की टेल्स अलग अलग थी, यहाँ पर आपने पोजीशन भी चेंज की और दोनों की टेल्स को भी ज्वाइन कर दिया, तो ये दोनों एक दूसरे के लिहाज से क्या कहलाएंगे, फ्री वेक्टर कहलाएंगे। ये वाला वेक्टर फर्स्ट कर लीजिए y है, ये वाला x है, तो आगे चल के आपने x और y की दोनों की टेल को आपस में ज्वाइन कर दिया। और यहाँ देखिए अब जो डायग्राम ड्रॉ की गई है इसमें y और z एक्सिस पर मुश्तमिल एक प्लेन है। ये जो प्लेन आपको नजर आ रही है, किस प्लेन की बात कर रहा हूं मैं, इस प्लेन की बात कर रहा हूं। ये पूरी की पूरी जो प्लेन है y और z एक्सिस पर मुश्तमिल, इसमें आपने 3 वेक्टर्स दिखाए हैं जो कि वेक्टर a हैं, और ये तीनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल आपने ड्रॉ कर दिए। तो हर एक पैरेलल वेक्टर क्या कहलाएगा, फ्री वेक्टर। जिस तरह ऊपर वाले डायग्राम में x और y एक दूसरे के लिहाज से पैरेलल आपने ड्रॉ कर दिए, तो ये वाला x, इस डायग्राम के x और पहले डायग्राम के x, ये क्या है, फ्री वेक्टर। इसी तरह से ये वाला वेक्टर y और पहले वाले डायग्राम का वेक्टर y, ये क्या है, फ्री वेक्टर, क्योंकि आपने पैरेलल कहीं पर भी अपनी कंडीशन को देखते हुए ड्रॉ कर दिया। नीचे वाले डायग्राम में 3 वेक्टर a आपको नजर आ रहे हैं जो कि y z प्लेन के ऊपर मौजूद हैं। तो ये तीनों के तीनों एक दूसरे के लिहाज से फ्री वेक्टर कहलाएंगे, क्योंकि एक दूसरे के लिहाज से पैरेलल आपने इसको डिस्प्लेस कर दिया है और इनकी पोजीशन भी अलग अलग है। तो हम कंडीशन के मुताबिक जब खास तौर पर हेड टू टेल रूल अप्लाई कर रहे होते हैं तो वहां पर पैरेलल वेक्टर को ड्रॉ करते हैं। और आप याद कीजिए हमने ये काम इंक्लाइंड प्लेन में भी किया था। इंक्लाइंड प्लेन में हमने वेट का पैरेलल कंपोनेंट ड्रॉ किया था, हमने इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल उसको ड्रॉ करके दिखाया था। मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपकी याद दहानी के लिए इंक्लाइंड प्लेन के डायग्राम ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये फर्स्ट कर लीजिए हॉरिजॉन्टल प्लेन थी, ये फर्स्ट कर लीजिए इंक्लाइंड प्लेन थी, यहां पर सपोज कर लीजिए एक बॉडी मौजूद था, एक वेट था जो कि वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, यह आ गया था इसका नॉर्मल रिएक्शन कुछ इस तरह से, ठीक है ना, और यहां आ गई थी फ्रिक्शनल फोर्स ये वाली, ठीक है। तो आपने वेट के कंपोनेंट बनाए थे, एक ये और एक ये। याद करें मैंने इस कंपोनेंट के पैरेलल यहां पर आपको एक लाइन ड्रॉ करके दिखाई थी। तो ये दोनों एक दूसरे के लिहाज से क्या थे, फ्री वेक्टर। कौन कौन से वेक्टर की बात कर रहा हूं मैं, कौन कौन सी लाइन की बात कर रहा हूं, ये जो वेट का पैरेलल कंपोनेंट है ये, और इसके पैरेलल जो यहां पर आपने इंक्लाइंड प्लेन के साथ साथ एक वेक्टर ड्रॉ करके दिखाया था, ये एक दूसरे के लिहाज से क्या हो गए थे, पैरेलल। तो पैरेलल वेक्टर और फ्री वेक्टर तकरीबन एक ही जैसी चीजें हैं, लेकिन फ्री हम इसलिए कहते हैं कि हम पैरेलल वेक्टर के कंडीशन को ध्यान में रखते हुए उसको कहीं पर भी ड्रॉ कर सकते हैं पिक्चर को क्लियर करने के लिए। आगे चलते हैं तो हम बात करते हैं नल वेक्टर की। अब नल वेक्टर क्या होता है, देखिए यहां पर लिखा हुआ है, अब नल वेक्टर इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 0। एक नल वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड, जिसकी मिकदार 0 होती है। कोई भी नल वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, 0। फर्ज करें कि आप अपने घर से निकले तो आपकी कोई ना कोई वेलोसिटी थी, बाहर आए, स्टॉप पर आकर आप रुक गए। जब आप स्टॉप पर आकर रुक गए तो आपकी जो वेलोसिटी थी उस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, 0। जब कोई चीज रेस्ट में आ जाती है तो उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, 0। तो वहां पर जो वेलोसिटी होती है वो एज अ नल वेक्टर बिहेव कर रही होती है। इसी तरीके से जब आप किसी भी चीज को नीचे से ऊपर की तरफ फेंक देते हैं, फर्ज कीजिए आपने एक ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की तरफ फेंक दिया, मैक्सिमम हाइट पर चला गया वो ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, यहां पर ऑब्जेक्ट मौजूद था, वो मूव करता हुआ यहां पहुंच गया मैक्सिमम हाइट पर। चैप्टर नंबर 3 में न्यूमेरिकल कंडीशन को एनालाइज कीजिए। जब कोई भी चीज नीचे से ऊपर की तरफ आप फेंक देते हैं तो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, 0। तो उस वक्त जो वेलोसिटी बिहेव कर रही होती है वो एज अ नल वेक्टर ही बिहेव कर रही होती है, क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एट मैक्सिमम हाइट क्या हो जाता है, 0।
तो नल वेक्टर का मतलब होता है कोई भी ऐसा वेक्टर जो खुद जीरो नहीं होगा बल्कि उसका मैग्नीट्यूड, उसकी मिकदार जीरो हो जाएगी। ठीक है ना, आगे चलें तो लिखा हुआ इट हैज एनी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, इसकी कोई भी डायरेक्शन हो सकती है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर यहां से वेलोसिटी स्टार्ट हुई और ऊपर की तरफ जाते हुए जीरो हो गई तो ये वेलोसिटी क्या हो गई, नल वेक्टर। आप घर से निकले तो आपकी कोई ना कोई वेलोसिटी थी, या आपका घर था, फर्स्ट कर लीजिए आप अपने घर से निकले थे, यहां आपकी कोई ना कोई वेलोसिटी थी, और ये फर्स्ट कर लीजिए कोई राउंड अबाउट आ गया और यहाँ पर कोई रोड गुजर रहा था। ठीक है ना, यहाँ पर आकर आप बस स्टॉप पर किसी गाड़ी का इंतजार कर रहे थे, तो यहाँ पर आकर फर्स्ट कर लीजिए आपकी वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो। तो डेफिनेटली यहाँ की जो वेलोसिटी वो क्या कहलाएगी, नल वेक्टर बन जाएगी वो वेलोसिटी। इसके फीचर्स क्या है, इफ अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय जीरो द रिजल्ट इज अ जीरो वेक्टर। अगर किसी भी वेक्टर को आप जीरो से मल्टीप्लाई कर दें तो जाहिर है कि जो रिजल्ट है वो क्या हो जाएगा, जीरो। आप उस वेक्टर को आप क्या कह देंगे, जीरो वेक्टर, यानी कि नल वेक्टर। अगर फर्स्ट कर ले दो वेक्टर्स हैं, दोनों बाय मैग्नीट्यूड एक दूसरे के बराबर हैं, लेकिन डायरेक्शन दोनों की क्या है, ऑपोजिट, जैसे कि हम न्यूटन के थर्ड लॉ में अप्लाई करते हैं। दो फोर्स, एक होती है एक्शन तो दूसरी क्या होती है, रिएक्शन। हम जानते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक हर एक एक्शन का एक रिएक्शन होता है जो कि मैग्नेट के लिहाज से बराबर होता है। जैसे यहां पर लिखा हुआ नजर आ रहा है ए बराबर है बी के, लेकिन डायरेक्शन के लिहाज से ऑपोजिट होता है। जैसे यहां पर लिखा हुआ नजर आ रहा है नेगेटिव बी। ठीक है ना, यहां पर देखें तो ये दोनों बेसिकली एक दूसरे के क्या हैं, एक दूसरे के बराबर हैं। इसको मैंने हाईलाइट किया, बराबर हैं। और डायरेक्शन क्या है दोनों की, डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो वो डायरेक्शन आपको यहाँ पर नजर आ रही है नेगेटिव साइन से, अब मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। तो ए और बी दोनों बराबर है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट, तो ये क्या होगा, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। अगर दो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन बराबर, डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो वो एंटी पैरेलल वेक्टर नेगेटिव वेक्टर भी कहलाते हैं। यह हम वेक्टर की टाइप्स में शुरू में डिस्कस कर चुके हैं। अब देखें, अगर मैं नेगेटिव बी को लेफ्ट साइड पर लेकर जाता हूं, कहां लेकर जा रहा हूं मैं नेगेटिव बी को, लेफ्ट साइड पर। ठीक है ना, अगर मैं नेगेटिव बी को लेफ्ट साइड पर लेकर जाता हूं तो सूरत क्या होगी, ये नेगेटिव बी लेफ्ट साइड पर जाकर प्लस हो जाएगा। तो देखिए एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी, ए प्लस बी, किसके बराबर आ गया, जीरो। यानी दो वेक्टर्स को आप अलजेब्रिकली ऐड कर रहे हैं और उसके जवाब में क्या आ रहा है, जीरो वेक्टर आ रहा है। जीरो के ऊपर मैंने यहाँ तीर का निशान बना दिया ताकि हम नल वेक्टर को समझ सकें। वेक्टर का मतलब स्पेसिफिक डायरेक्शन है तो तीर का निशान बनाना जरूरी है। आपने जैसे ही वेक्टर ए और वेक्टर बी को अलजेब्रिकली ऐड किया तो जवाब किसके बराबर आ गया, जीरो के बराबर आ गया। आगे लिखा है इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट वी कैन नॉट टेक द अबव रिजल्ट टू बी अ नंबर। हम जो ऊपर रिजल्ट आ रहा है उसको सिर्फ एक नंबर के तौर पर नहीं लेते। ठीक है ना, द रिजल्ट हैज टू बी अ वेक्टर। इस रिजल्ट को एक वेक्टर के तौर पर लेंगे, सिर्फ एक नंबर के तौर पर नहीं लेंगे बल्कि वेक्टर के तौर पर लेंगे। हाँ, अगर मिसाल के तौर पर हम बात ही मैग्नीट्यूड के लिहाज से कर रहे हैं तो फिर तो हम यहां पर जीरो लिख देंगे, लेकिन अगर हम इन द सेंस ऑफ वेक्टर को ही बात कर रहे हैं तो जो रिजल्ट आ रहा है उसके ऊपर तीर का निशान बनाएंगे, यानी उसको एज अ वेक्टर ही ट्रीट करेंगे। एंड हियर लाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ द जीरो और नल वेक्टर, और इससे हमें जीरो या नल वेक्टर की इंपॉर्टेंस पता चल जाती है। ठीक है ना, द फिजिकल मीनिंग ऑफ जीरो वेक्टर कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जाम्पल। अब नीचे एक एग्जाम्पल है उसको हम समझते हैं। द पोजिशन वेक्टर ऑफ द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज अ जीरो वेक्टर। अब यहां पर देखें, बात हो रही है यहां पर एक कोऑर्डिनेट एक्सिस में ओरिजिन की। ओरिजिन आप जानते हैं चैप्टर नंबर 4 में भी हमने डिस्कस किया ओरिजिन को। ठीक है ना, चैप्टर नंबर 4 में कहां पर हमने ओरिजिन को डिस्कस किया, जहां हम बात कर रहे होते थे प्रोजेक्टाइल मोशन की। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हम क्या ले लिया करते थे, ओरिजिन। यहां मैं आपको बढ़ाकर दिखा रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है ना, फर्स्ट कह लीजिए एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ये होता था, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ये होता था, और यहां से आप याद कीजिए हम एक ट्रेजेक्टरी बना दिया करते थे कुछ इस टाइप की। आपको याद आ रहा होगा चैप्टर नंबर 4। तो यहां पर इस पार्ट को मैं क्या कह दिया करता था, ओरिजिन, जहां पर दो कोऑर्डिनेट एक्सिस एक दूसरे को मिलते थे। तो उसी बात से बात हो रही है, द पोजीशन वेक्टर ऑफ द ओरिजिन। पोजीशन वेक्टर एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ये हो गया, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ये हो गया, जहां पर दोनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, उस पोजीशन को आपने क्या कहा, ओरिजिन। तो ये बेसिकली क्या है, जीरो वेक्टर, जो जीरो पोजीशन को डिस्क्राइब कर रहा है इस पूरी की पूरी ट्रेजेक्टरी के लिहाज से। इसी तरीके से द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ स्टेशनरी पार्टिकल फ्रॉम टाइम टू टाइम इज जीरो। ठीक है ना, टाइम
टू टाइम जो भी डिस्प्लेसमेंट होता है किसी भी स्टेशनरी पार्टिकल का, वो क्या होता है, स्टेशनरी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट वो जीरो। जैसे मैं आपको अभी बता रहा था कि आप घर से निकले तो उस वक्त आप रेस्ट के आते थे, फिर आपने चलना शुरू किया, आपकी कोई ना कोई वेलोसिटी हो गई, आप स्टॉप पर पहुंच गए, बस का इंतजार कर रहे थे, सपोज कर लीजिए। तो जब आप स्टॉप पर पहुंचे तो बस का इंतजार करने के लिए रुके, टाइम टू टाइम आपकी जो पोजीशन है वो चेंज हुई और आप स्टेशनरी पार्टिकल के तौर पर बिहेव करना शुरू हो गए। तो उस वक्त जब आप स्टेशनरी हालत में आए तो आपकी जो वेलोसिटी वो जीरो हो गई, इसलिए इसको क्या कह दिया जाएगा, नल वेक्टर। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉल थ्रोन अप एंड रिसीव बैक बाय अ थ्रोअर इज अ जीरो वेक्टर। बॉल को आपने ऊपर की तरफ थ्रो कर दिया, जैसे इस एग्जांपल में मैंने आपको समझाया, बॉल ऊपर गई, ऊपर से वापस नीचे आई और आपने उसको कैच कर लिया, तो उसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो क्या कहलाएगा, नल वेक्टर। यहाँ मैं उसको यूं ड्रॉ करके दिखाता हूँ, बॉल को आपने ऊपर फेंक दिया, बॉल ऊपर चली गई, यहाँ पर पहुंच गई, ठीक है ना। अब बॉल वहां से वापस आना शुरू, यहाँ पर आई और आपने उसको उसी पोजीशन पर कैच कर लिया जहां से आपने उसको प्रोजेक्ट किया ऊपर की तरफ। तो ये हो गया ऊपर वाला डिस्प्लेसमेंट और ये हो गया नीचे वाला डिस्प्लेसमेंट। तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो डिस्प्लेसमेंट। जीरो डिस्प्लेसमेंट को आप क्या कह देंगे, नल वेक्टर कह देंगे। फिर आगे देखिए तो द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अ स्टेशनरी बॉडी इज अ जीरो वेक्टर। वही वेलोसिटी जो अभी मैं आपको समझा रहा था कि आप घर से निकलकर स्टॉप पर आए, तो जो वेलोसिटी वेक्टर बन गया आपका, जब आप रुक गए यानी स्टेशनरी बॉडी हो गए तो वो जीरो वेक्टर। The acceleration vector of a body in uniform motion is a zero vector. यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, हमने एलिवेटर की एग्जांपल डिस्कस की थी चैप्टर नंबर 6 में। आप एलिवेटर के अंदर चले गए थे, एलिवेटर ने ऊपर मूव करना शुरू किया, पहले रुका हुआ था, जब रुका हुआ था तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी क्या थी, जीरो। जैसे ही उसने चलना शुरू किया तो उसकी वेलोसिटी तब्दील हो गई, इट मींस उसके अंदर क्या पैदा हो गया, एक्सीलरेशन। अब वो प्रोड्यूस हो गया एक्शन। लेकिन जब एलिवेटर ऊपर की तरफ जा रहा होता है या एलिवेटर ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा होता है तो क्या उसकी वेलोसिटी तब्दील हो रही होती है, नहीं। इट मींस एक दफा जो एक्शन प्रोड्यूस हो गया वो उसके अंदर उसी हालत में मेंटेन रहा, तो उसको कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। और चूंकि उस एक्शन में तब्दीली नहीं आई, लिहाजा वो वेक्टर क्या बन जाएगा, एक्शन के लिहाज से नल वेक्टर बन जाएगा। आगे चलते हैं फीचर ऑफ नल वेक्टर की तरफ। तो लिखा हुआ है व्हेन अ जीरो या नल वेक्टर इज एडेड टू अनदर वेक्टर द रिजल्ट इज द वेक्टर ए ओनली। यानी फर्स्ट करिए कोई वेक्टर क्वांटिटी ए है, उसमें आप जीरो वेक्टर को ऐड कर देते हैं, तो जवाब के तौर पर पहली वाली वेक्टर क्वांटिटी यानी ए ही आपको मिलेगा जवाब, ठीक है ना। आगे चलें, सिमिलरली व्हेन अ जीरो वेक्टर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ वेक्टर ए। जब जीरो वेक्टर को किसी वेक्टर क्वांटिटी ए से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो इस सूरत में भी जवाब आपको मिलता है वो एक वेक्टर की सूरत में मिलता है जिसको आप कह देंगे वेक्टर ए। व्हेन अ जीरो वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय नॉन जीरो स्केलर। जब किसी वेक्टर को नॉन जीरो स्केलर, देखें जीरो वेक्टर की बात हो रही है, जीरो वेक्टर का मतलब नल वेक्टर, यहां ब्रैकेट में देखें जीरो के ऊपर तीर का निशान बना हुआ है, इट मीन से वेक्टर है। आगे लिखा हुआ इस मल्टीप्लाई, जब मल्टीप्लाई कर दिया जाता है एक नॉन जीरो स्केलर से। अब देखिए आगे जो मल्टीप्लाई किया हमने स्केलर से मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ n के ऊपर मैंने तीर का निशान नहीं बनाया क्योंकि ये एक नॉन जीरो स्केलर है। नॉन जीरो स्केलर मींस जीरो के अलावा कोई भी नंबर हो सकता है, मतलब 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो जवाब क्या आएगा, जीरो वेक्टर आएगा, ठीक है। आगे चले, व्हेन अ वेक्टर से के वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय अ जीरो। जब किसी वेक्टर को, फर्स्ट कर लीजिए वो वेक्टर के हैं, इसको जीरो से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जवाब क्या बन जाएगा, जीरो वेक्टर। उस वेक्टर को मल्टीप्लाई करने की सूरत में जवाब क्या बनेगा, जीरो वेक्टर। तो जीरो के ऊपर तीर का निशान आ गया, ठीक है ना। अब आगे चाहते हैं तो लास्ट जो टाइप थी हमारी पोजीशन वेक्टर की, उसके हवाले से बात करते हैं। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, a vector which is drawn to locate the position of a stationary body or a moving body in 2 or 3 dimensional plane। किसी भी स्टेशनरी बॉडी यानी रुके हुए बॉडी या किसी भी मूविंग बॉडी की पोजीशन को लोकेट करने के लिए जो वेक्टर ड्रॉ करते हैं 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल प्लेन में, उसको कहते हैं पोजीशन वेक्टर और उसको डिनोट किया जाता है आर से, ठीक है ना। उसको किससे आप डिनोट करेंगे, उसको आप डिनोट करते हैं आर से। इट इज डिनोटेड बाय, यहां पर है आर, आर से डिनोट करते हैं और आर के ऊपर आप क्या बना देंगे, तीर का निशान। इट इज डिनोटेड बाय आर, ठीक है। अब देखिए यहां पर एक डायग्राम दिखाई गई है, उस डायग्राम में पोजीशन वेक्टर को समझाया जा रहा है। अब पोजीशन वेक्टर को समझने के लिए फर्स्ट करें
मैं आपके घर आ रहा हूँ फर्स्ट टाइम, गौर से सुनिएगा जो एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, मैं आपके घर आ रहा हूँ फर्स्ट टाइम, ठीक है ना, और मैं आपसे आपके घर की लोकेशन पूछता हूँ। आपने मुझसे पूछा कि सर आप कौन सी बस में आ रहे हैं या किस जगह से आ रहे हैं, मैंने बता दिया कि मैं फलां बस में आ रहा हूँ। आपने कहा ठीक है आप फलां स्टॉप पर उतर जाइएगा। आप सबसे पहले क्या करेंगे, फलां स्टॉप की तरफ इशारा करेंगे, ठीक है ना। तो मैं फलां स्टॉप पर उतर गया, फर्स्ट कर लेते हैं वो स्टॉप ये है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट ये है। अब आपने मुझे कहा ये आपका पूरा का पूरा इलाका है, गौर करें, ये पूरा का पूरा आपका इलाका, जिस इलाके के अंदर आपका घर मौजूद है, ये पूरा का पूरा इलाका है, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा एक्स वाई एक्सिस पर मौजूद जो प्लेन है ये आपका इलाका है, और ये जो पॉइंट पी है ना ये आपका घर है। अब अपने घर मुझे कैसे पहुंचा रहे हैं, जरा गौर से सुनिएगा। आपने कहा सर आप स्टॉप पर उतरे, रोड क्रॉस करके सीधा आ जाए, मैं रोड क्रॉस करके सीधा आ गया, यहां पर आ गया। फिर आपने कहा सर यहां से थोड़ा लेफ्ट की तरफ जाए, लेफ्ट क्रॉस में, मैं थोड़ा लेफ्ट क्रॉस में चला गया। वहां पर आपने कहा सर यहां पर एक गली आ रही है, गली में उल्टे हाथ की तरफ रास्ते जा रहा, वहां टर्न जाए, मैं गली में उल्टा हाथ की तरफ टर्न हो गया, वहां पर पहुंच गया, यहां पहुंच गया मैं। फिर आपने कहा सर यहां से थोड़ा राइट पर एक और गली है, वहां पर चले, मैं राइट पर गया, एक गली आ गई। फिर आपने कहा राइट क्रॉस पर देखिए पार्क आपको नजर आ रहा है, यहां पर उस पार्क की तरफ आ जाए, मैं उस पार्क की तरफ आ गया। आपने कहा जहां पर पार्क खत्म हो रहा है ना वहां से सीधे सीधे चलते हुए आ जाए, सीधे सीधे चलते हुए आ गया। यहां आपने कहा एक किराना स्टोर की दुकान है, मैंने कहा ठीक है वहां पहुंच गया। आपने कहा उल्टा हाथ पे देखिए काला कलर का जो गेट है ना वही मेरा घर है, तो आपने अपने घर तक मुझे पहुंचा दिया। कैसे पहुंचाया, आपने कहा सर आप एक स्टॉप पर जहां उतरे वहां से सीधे सीधे आ जाएं, तो आपने उस स्टॉप को फर्स्ट करिए क्रॉसिंग पर, हम कॉलेज की लोकेशन जानना चाह रहे हैं, तो आपने क्रॉसिंग का जो स्टॉप है उसको आपने क्या कर दिया, ओरिजिन रेफरेंस पॉइंट बना दिया। उस रेफरेंस पॉइंट को मैंने क्या किया, ओरिजिन ओ से जाहिर कर दिया। आपने रोड क्रॉस करवा के मुझे आगे की तरफ बुलाया, मैं रोड क्रॉस करके आ गया। फिर आपने लेफ्ट पर मूव करवाया, वहां से लेफ्ट पर गली जाती वहां मूव करवाया, सीधे हाथ पर फिर आपने टर्न किया, एक और गली जाती। फिर आपने कहा वहां से राइट पर देखिए क्रॉस में पार्क है, वहां पार्क की तरफ आ गए। फिर आपने कहा पार्क जहां पर खत्म हो रहा है वहां गली जा रही है सीधी सीधी, वहां पर जाए, कोने पर एक दुकान है, दुकान तक आ जाए। दुकान पर खड़े होकर उल्टा हाथ की तरफ देखिए काला कलर का जो गेट है ना वही मेरा घर है, ये जो पॉइंट पे था ये आपका घर था। तो आपने अपने घर की पोजीशन मुझे लोकेट करवाई इस इलाके के अंदर, जिस इलाके में आपका घर मौजूद था। तो हमने एक वेक्टर ड्रॉ किया आपके घर, जो कि स्टेशनरी बॉडी है, घर स्टेशनरी है, ठीक है ना। स्टेशनरी बॉडी को लोकेट करने के लिए एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो वो लाइन क्या बन गई, वो लाइन बन गई पोजीशन वेक्टर, जिसको किससे जाहिर किया जाता है, आर से। अब अगर मैं यहाँ पर ये जो ब्राउन डायरेक्शन जो आपने ड्रॉ की है इसको नहीं दिखाना चाह रहा, मैं स्पेसिफिक डायरेक्शन दिखाना चाहता हूं, तो अगली वाली डायग्राम देखें तो यहां पर ऊर्जा से एक लाइन ड्रॉ कर दी, और ये कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट है पी, जहां पर आपका घर मौजूद है, ये वाला पॉइंट पी है जहां पर आपका घर मौजूद है। और ये जो लाइन आपको नजर आ रही ग्रीन कलर की, ये क्या है, पोजीशन वेक्टर, जिसको हम आर से जाहिर करेंगे, वेक्टर तीर का निशान बना दिया, ठीक है ना। तो आपने क्या किया, ओरिजिन, ये जो पॉइंट है ओरिजिन, ओरिजिन से स्पेसिफिक डायरेक्शन में लाकर अपने घर तक अगर पहुंचाएं तो फिर जो डायरेक्शन बनेगी वो क्या बनेगी, वो डायरेक्शन ये वाली बन जाएगी, ठीक है ना। ये तो इसको आप कह देंगे पोजीशन वेक्टर। अब इस पोजीशन पर पहुंचने के लिए मैंने एक्स एक्सिस पर कितना फासला ट्रेवल किया, टोटल इतना, और वाई एक्सिस पर मैं कितने ऊपर गया, इतना ऊपर गया। तमाम के तमाम एक्स एक्सिस के फासलों को, ये जो आपको नजर आ रहे हैं एक्स एक्सिस के फासले को जमा कर लें तो यहां तक पहुंच जाएंगे, जिसको आगे वाले डायग्राम में मैंने यूं दिखाया है। और इसी तरह तमाम के तमाम वाई एक्सिस के फासले को अगर हम ऐड करते जाएं तो सारे हम यहां से ऊपर की तरफ पहुंच जाएंगे, जिसको मैंने आगे वाले डायग्राम में कुछ इस तरह से दिखाया ये, ठीक है ना। तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को जमा करके जो रिजल्टेंट पोजीशन बन रही है उसको आपने क्या कह दिया, पोजीशन वेक्टर। Suppose we have a fixed reference point O, then we can specify the position of a given point P with respect to point O by means of a vector having magnitude direction represented by directed line segment OP. OP, ये जो OP है इसकी बात हो रही है, ठीक है ना। In a 3-dimensional coordinate system, if O is at origin, देन इसकी कोऑर्डिनेट वैल्यू क्या हो जाएगी, ओ की 0,0,0, अगर 3 डायमेंशनल पोजीशन है, और पॉइंट पी की पोजीशन क्या हो जाएगी, एक्स वाई और जेड। फर्स्ट करें आप जिस रूम में मौजूद हैं वह दरवाजे के कोने से अपने पंखे की पोजीशन, पंखे को देखिए दरवाजे के कोने से पंखा ऊपर की तरफ भी है, राइट पर भी होगा या लेफ्ट पर होगा, और आपकी तरफ या आपसे अभी होगा, तो 3 एक्सेस बन जाएंगे, लेंथ की तरफ भी चले जाएं, हाइट की तरफ भी चले जाएं, विड्थ की तरफ भी चले जाएं। अगर दरवाजे को ओरिजिन बनाएं तो पंखा 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस के लिहाज से हो जाएगा, इसीलिए उसकी वैल्यू एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट एक्सिस के लिहाज से बनी।
आगे देखिए तो फीचर्स क्या पोजीशन वेक्टर के। जनरली टू ड्रॉ पोजीशन वेक्टर अ फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन इज चोजन टू लोकेट द पोजीशन ऑफ अ बॉडी। आपको बताया मैंने कि पॉइंट ओ को हम रेफरेंस बनाएंगे, ओरिजिन प्रोजेक्टाइल मोशन के लिहाज से हम बात कर चुके हैं। पोजीशन वेक्टर स्ट्रेट लाइन हैविंग वन एंड फिक्स्ड टू अ बॉडी एंड द अदर एंड अटैच्ड टू अ मूविंग पॉइंट एंड यूज्ड टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ द पॉइंट लिफ्ट द बॉडी। एक स्ट्रेट लाइन अभी आपने ड्रॉ की थी ग्रीन लाइन, जिसको पॉइंट ओ से आपने कनेक्ट किया था और पॉइंट पी तक ले गए थे, तो वो डायरेक्शन बताती है। As the point moves, the position vector will change in length or in direction or in both length and direction. अगर ये पॉइंट मूव कर रहा होता है तो पोजीशन वेक्टर की लेंथ भी चेंज होगी और डायरेक्शन भी चेंज होगी, जैसे पहले वाले फिगर में छोटे छोटे एरोस के लिहाज से हमने देखा था। अगर टू कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम है यानी एक्स और वाई, तो आर की वैल्यू हो जाएगी एक्स आई प्लस वाई जे। और इसी तरीके से अगर थ्री कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम होगा तो पोजीशन वेक्टर आर की वैल्यू बराबर हो जाएगी एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब ऐसा क्यों हो, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आपने यहां तक बहुत अच्छी तरीके से तमाम की तमाम बातों को सुनना है, समझना है और बार बार इस लेक्चर को आपने गौर से देखना है। कोई क्वेश्चन हो तो फिर इंशाल्लाह हम उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।